Hello children, I hope you all are good and I am good also. Today we are going to discuss very interesting chapter of your SST that categorized in history, chapter number 2, North India and that too in early medieval period. यानी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं बेसिकली द नॉर्थ इंडिया की, वो भी नॉर्थ इंडिया अर्ली मेडिवल पीरियड में किस तरह का था, कौन कौन से रूलर वहाँ पे थे और कैसी सोशल लाइफ थी. यू नो बेटा, द 8th to 12th century witnessed the rise of many new dynasty and we have categorized the medieval period into two parts. One is the early medieval period and that early medieval period started from about 8th to 12th century. इतना हम ले लेते हैं, ठीक है. इसका मतलब इस चैप्टर में हम 8th to 12th सेंचुरी की बात करेंगे और जो लेटर मेडिवल पीरियड है उसे हमने कैटेगराइज किया हुआ है 13 to 18th सेंचुरी तक. यानी आपका मेडिवल पीरियड दो पार्ट में डिवाइड है और यहाँ हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की इन द अर्ली मेडिवल पीरियड मीन्स 8th to 12th सेंचुरी तक नॉर्थ इंडिया कैसा था. बेटा ये एक ऐसा पीरियड था ना जिसमें बहुत सारी नई डायनेस्टी जो है उभर कर आई थी, जिसमें आपके द राजपूत, द प्रतिहारास, द पालास, द राजकूटास, ये सब इमर्ज होकर आए थे. डिफरेंट फॉरेन इन्वेडर्स भी आए थे इंडिया में, जैसे गजनवीज, गौड्स, ये सब भी इंडिया में आए थे. सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सबसे पहले राजपूत से. राजपूत वर्ड का मतलब क्या है, कहाँ से आया? ये एक संस्कृत वर्ड है बेटा, राजपुत्रा. राजपुत्र मतलब राज क्या हो गया आपका किंग और पुत्र क्या हो गया बेटा, यानी द सन ऑफ अ किंग. तो राजपुत्र का मतलब ये है. अभी जो राजपूत थे दे डोमिनेटेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो आप ये मैप देख रहे हो ना, तो जो ये आपका सेंट्रल इंडिया है और ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक है, ये जो पोर्शन था राजपूत ने इसे पूरा डोमिनेट कर रखा था. अगर हम देखें बेटा, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट द राजपूत्स वर द अर्लियर फ्यूडरेटरीज ऑफ डिफरेंट किंग्स एंड रोज प्रोमिनेंस विद द टाइम. मतलब प्रीवियसली जो राजपूत थे, आप ये नहीं कह सकते कि बाय बर्थ वो स्टार्टिंग से ही राजा थे, नहीं, वो दूसरे राजाओं के हेल्पर्स थे, एक तरीके से फ्यूडरेटरीज, जो बड़े बड़े गवर्नर या तालुकदार या जमींदार कहते हो ना, जो उन्हें हेल्प करते हैं, वो थे. लेकिन धीरे धीरे वो पावर में रेज्ड होते गए क्योंकि भाई वो अपने आप में राजा को हेल्प करते थे, आर्मी स्ट्रांग थी, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना शुरू कर दिया. एंड देन दिस राजपूत क्लैन दे क्लेम दैट दे आर द डिसेंडेंट ऑफ क्षत्रिय कम्युनिटी. तो ये राजपूत जो हैं वो क्षत्रिय हैं ऐसा माना जाता है. मोस्ट राजपूत क्लेम दैट दे बिलोंग टू द सूर्यवंश, सन की फैमिली के. Others said that they belong to the Chandravansh, the lunar family, and there are few other also who claim to belong to the Agnivansh. Agnivansh means the fire family, and some other claim Nagvansh means the serpent family. तो इसका मतलब इन्होंने अपने आप को अलग अलग फैमिली क्लैन से भी जोड़ा है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी, इस तरीके से. एंड बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट ऑफ क्षत्रिय क्लैन. So Rajput played a very vital or important role during the struggle that went on during the early medieval period. बहुत छा गए थे ये राजपूत. अर्ली मेडिवल पीरियड में इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया. अगर आप उस समय के देखोगे ना इम्पॉर्टेंट, तो तोमर्स थे, चाहमानास, जिन्हें चाहमानास को ना बेटा हम चौहान भी कहते हैं और चौहान नाम से ये ज़्यादा फेमस हुए हैं. सोलंकीज हो गए आपके, देन आपके परमारास हो गए, देन आपके चंदेलास, गढ़वालीस, इस तरीके से बहुत सारे रूलर्स इमर्ज होकर आए. ये इम्पॉर्टेंट राजपूत डायनेस्टी का चार्ट आपको दिया हुआ है. इफ़ यू कैन सी तोमर्स,
जो दिल्ली में थे, उसके बाद आपके चौहान्स दिल्ली टू अजमेर तक थे, सोलंकीज जिन्हें चालुक्यास भी कहा जाता है, ये आपका काठियावाड़ इन गुजरात यहाँ तक फैले हुए थे। देन पारमारास मालवा में, देन आपका गढ़वालास जो थे वो कन्नौज में, एंड आफ्टर डैट आपके चंदेलास जो हैं वो बुंदेलखंड, जो कि आपका एमपी और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इन्हीं के आपको फेमस रूलर के नाम भी दिए हुए हैं। Now, the four classes among the Hindus were Brahmin, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और यहाँ हमने क्या बताया आपको, जो राजपूत थे अपने आप को क्षत्रिय क्लैन बनाते थे, यानी कि वैरियर क्लास के बिलोंग करते थे और उसी से अपने आप को जोड़ते थे। अब इम्पॉर्टेंट राजपूत रूलर्स की बात करें तो बहुत सारे बेटा राजपूत रूलर्स हुए हैं जो हिस्ट्री में, जिनका अपना एक नाम है, जिन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है और अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े बलिदान भी दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान 1179 टू 1192 AD, ये उनका टाइम पीरियड है रीन का, जब उन्होंने रूल ओवर किया है। बता रहे हैं वॉज लीजेंडरी चाहमानास रूलर ऑफ दिल्ली, यानी चौहान रूलर्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल दैट मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया, इन्हीं के टाइम पे मोहम्मद गौरी ने जो है ना अटैक किया था, और पृथ्वीराज चौहान ने इस इन्वेडर को 1191, ये आपको रिमेंबर रखना है, 1191, और कौन सी बैटल थी, द बैटल ऑफ तराई। ये बहुत बार जीके के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता है आपको बेटा, पूछा जाता है द बैटल ऑफ तराई। इस वॉर में, इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। However, he committed a grave mistake. He did not evict him from the Punjab. Muhammad Gauri availed the opportunity and he prepared for the another battle very soon, the next year in 1192, and the same place. And Prithviraj Chauhan sought help from the other Indian kings but failed. अब देखो गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि हमने उन्हें छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, यही गलती हुई। माफ़ नहीं करना चाहिए था पर कर दिया। अब उसने क्या किया, पंजाब जाके अपनी पावर को फिर से कंसोलिडेट किया, अदर इंडियन रूलर्स को अपने साथ मिला लिया और बड़ी आर्मी तैयार करके नेक्स्ट ईयर उन्होंने दोबारा तराई रीजन में ही हमला बोल दिया। अब पृथ्वीराज चौहान ने दूसरे इंडियन रूलर से भी हेल्प मांगी लेकिन नहीं मिली। तो क्या हुआ, डिफीट हुई इन दिस बैटल एंड द मुस्लिम रूल वॉज फाउंड इन इंडिया। It was also increased the number of invasion from north west frontier। और यहीं से पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद, उनकी डेथ के बाद जो है नॉर्थ वेस्ट का रास्ता जो है पूरा का पूरा खुल गया और बहुत सारे इन्वेडर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया पे अटैक करते गए। द एक्सप्लॉइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान हैव बीन रिटन बाय चंद बरदाई। चंद बरदाई जो थे ना, उनके कोर्ट पोएट थे, उनके राज कवि भी थे, उनके दोस्त भी थे। एंड इन हिज फेमस बुक पृथ्वीराज रासो ही हैज़ एक्सप्लेन्ड मैनी थिंग्स अबाउट द पृथ्वीराज चौहान। अ लीजेंड अबाउट द पृथ्वीराज चौहान, हम उन्हें लीजेंडरी फिगर कहते हैं बेटा। विद द टाइम सेवरल लीजेंड आर फाउंडेड। दिस लीजेंड अबाउट द पृथ्वीराज चौहान इज मेंशन इन पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई ने लिखी थी। इन द सेकेंड वॉर विद मोहम्मद गौरी ही वॉज कॉट एंड ब्लाइंडेड। And what happened? It was with the help of his poet friend Chandabardai that the blind Prithviraj planned and killed Muhammad Gauri in an archery contest because he could shoot his target at the sound। ये आपको पता होना चाहिए। बेशक हम सेकेंड वॉर में हारे 1192 में, लेकिन मोहम्मद गौरी को मारकर। और इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी देखो आपको बताई हुई है कि जब पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए थे ना बेटा, तो क्या हुआ कि उनको जो कहते हैं ना एलिफेंट जिससे बांधा जाता है, उस मोटी मोटी जंजीरों से बांधा गया और उनकी आंख निकाल दी गई गरम सलाखों से, बिल्कुल उनको ब्लाइंड कर दिया गया। तो वैसे ही पॉइजन उनकी बॉडी में फैल रहा था। तो अब जो चंद्रबरदाई थे वो भी अरेस्ट हो गए थे। उन्हें लगा एक इतना बड़ा हीरो, एक इतना बड़ा राजा ऐसे ही मारा जाएगा तो हिस्ट्री में हम और आप कैसे याद रखेंगे। सो उन्होंने चैलेंज कर दिया मोहम्मद गौरी को कि आप एक तीर दे के देखो, एक तीर दे के देखो और फिर देखो
ये आपको नाक खत्म कर दे तो। उन्होंने बोला ठीक है दे देंगे, इसकी तो आंखें ही नहीं है। सो नेक्स्ट डे उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने, उसने जो है यहाँ पर जैसे इस साइड है ना, बहुत ऊंचा अपना जो है थ्रोन बनवाया, बहुत ऊंचा, जैसे आपने लाइट हाउस देखे होंगे या जंगलों में फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे देखते हैं या आर्मी के बनते हैं, बहुत ऊंचा बनवाया, वहाँ वो बैठ गया। ठीक है, अब अगले दिन चंद्रबरदाई जो है उनको लाया गया और पृथ्वीराज चौहान, उनकी बॉडी में पूरा पॉइजन फैल रहा था, उन्हें ब्लाइंड किया गया था आयरन रॉड से। ठीक है, और पूरा वो अपना जंजीरों में बंधे हुए हैं, बाहर बुलाया गया। ठीक है, अब कहा गया कि हाँ भाई आपको एक आर्करी हम देंगे, एक तीर देंगे, आप मार के दिखाओ। सबको पता था पृथ्वीराज चौहान शब्द बेदी बाण चढ़ाते हैं, यानी कि वो सुनकर आवाज़ की, कहते हैं ना आवाज़ पे, वो किसी को भी मतलब अपना धनुष और बाण जो है यूज़ करते थे, प्रॉपर टारगेट रखते थे, तो उनको दे दिया गया। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था वो बहुत क्लेवर था, उसे पता था ये बात, तो उसने क्या किया, जिस साइड वो बैठा था ना उस साइड उसने रस्सी ले ली और इस साइड बड़ा सा बेल उसने लगा दिया, घंटी। ठीक है, और क्या किया, रस्सी को ऐसे खींचा तो घंटी इस साइड बजी, टन टन। अब हुआ क्या, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो अपना जहाँ से आवाज़ आई तीर लेके ऐसे, अब ब्लाइंडेड थे, आंख तो बंद थी, निशाना लगाने लग गए। अब ये तो गड़बड़ हो गई, चंद्रबरदाई ने देखा ये तो चीटिंग कर दी इसने, तो उन्होंने क्या किया, उस समय उन्होंने एक पोएम बोली, पोएट फ्रेंड लिखा है ना, उन्होंने कुछ लाइन बोली जिसे उन्होंने सुना। और वो लाइन कैसे बोली, चंद्रबरदाई यहाँ खड़े थे, चंद्रबरदाई गए बेल के नीचे, घंटे के नीचे गए और वहाँ पर खड़े होकर वो बोलने लगे। क्या बोला पता है उन्होंने, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। मतलब चंद्रबरदाई ने क्या किया, पहले वो इधर आए जहाँ पे वो था ना मचान जिस पे वो बैठे हुए थे मोहम्मद गौरी, वहाँ उस साइड आए और उन्होंने क्या बोला, 4 बांस, यानी कि 4 बांस की ऊंचाई, 4 बांस फिर 24 गज, उसके ऊपर 24 गज और अंगुल अष्ट और उसके ऊपर 8 उंगली, इतनी ऊंची हाइट है। तब का देखो एस्टिमेशन कितना करेक्ट था। अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, उसके ऊपर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। पृथ्वीराज चौहान को कहने के मच्चू को, बस उन्होंने वो गाना सुना, आवाज़ जहाँ से आ रही थी, एस्टिमेशन लगाया, 4 बांस 24 गज 8 उंगली और ये, और मोहम्मद गौरी नीचे। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, बट येस दिस लीजेंड इज़ नॉट वेरीफाइड बाय द हिस्टोरिकल फैक्ट के भाई काफ़ी लोग कहते हैं नहीं ये ऐसे ही कहा गया है, नहीं है, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा ही हुआ था। तो ये सब दिया हुआ है हिस्ट्री में, बट वी कैन नॉट कन्फर्म दिस। नाउ आफ्टर द पृथ्वीराज चौहान वी आर हैविंग द अदर रूलर ऑल्सो, एंड दैट रूलर इज किंग भोजा। किंग भोज जो थे ना बेटा, ही वॉज द परमार किंग, और परमार किंग थे, ये भी राजपूत थे, पैट्रन ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, बहुत प्यार करते थे आर्ट और स्कल्पचर से। ही कंस्ट्रक्टेड मेनी शिवा टेम्पल्स बट ओनली वन ऑफ देम सर्वाइव टुडे। इतने सारे बनाए उन्होंने, लेकिन इन्वेडर्स ने सारे तोड़ दिए, एक ही सर्वाइव कर रहा है। ही प्रमोटेड एजुकेशन टू ऑल पीपल इंक्लूडिंग द डाउन ट्रोडन्स और पुअर पीपल और वीवर कम्युनिटी और पॉचर कम्युनिटी। मतलब उन्हें यह था कि सब कोई जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ हिज पीपल ही बिल्ट मैनी डैम्स एंड स्कूल्स। डैम्स बनवाए उन्होंने नदियों पर ताकि एकदम से बाढ़ ना आए, पानी को यूटिलाइज किया जा सके इरिगेशन के लिए। ही इज रिनोन्ड एज अ स्कॉलर किंग। बहुत ज़्यादा पढ़ाई से कहते हैं ना उनको लगाव था, ज्ञान लेने की उनमें क्यूरोसिटी थी। He himself has written several texts on a wide variety of the topics. कहीं एस्ट्रोलॉजी पे उन्होंने बुक लिखी है, कहीं लेक्सोग्राफी में लिखी है, कहीं पर्सनल हाइजीन पे लिखी है, कहीं मेडिटेशन, ड्रग्स, किल्डर, many topics. He has written the text. He even retold the Ramayana also. So there are many legends of his sense of justice due to which he is called विक्रमादित्य। अब आपको याद आएगा द ग्रेटेस्ट किंग। राजा भोज को हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग। अच्छा, अब इनके बारे में भी एक लेजेंडरी स्टोरी है।
देयर आर सेवरल लीजेंड पॉपुलर अबाउट देम, बहुत सारी। हमारे टाइम पे बेटा विक्रमादित्य पे ना सीरियल बनते थे, जैसे आज के टाइम पे आपका शिनचैन आता है ना, डोरेमोन आता है ना, तो हमारे टाइम पे विक्रमादित्य आते थे। बट द मोस्ट पॉपुलर is the one in which he finds the throne of Vikramaditya, which had 32 figurines of divine fairies. Each of these figurines tells him a story about Vikramaditya and legendary king of the ancient period. हुआ क्या था कि ऐसा माना जाता है किंग भोज का नाम विक्रमादित्य कैसे पड़ा कि उन्हें एक सिंहासन मिला जिसका नाम था सिंहासन 32। 32 स्टेयर्स थी तब जाके वो सिंहासन था, वो पुराने के जो विक्रमादित्य होते थे ना उनका था सिंहासन। तो 32 स्टेयर्स के बाद वो थ्रोन था और हर स्टेयर पे एक फेरी होती थी, डिवाइन फेरी मतलब भगवान की भेजी हुई जो देवियाँ होती है ना वो, और हर फेरी जो है उन्हें स्टेयर पे तभी चढ़ने देती थी जब वो एक स्टोरी सुनाती थी और उस स्टोरी का फिर उससे क्वेश्चन पूछती थी और वो आंसर करेक्ट देते थे, ये देखने के लिए क्या वो जस्टिस कर रहे हैं या नहीं। उन्हें हमेशा स्टोरी में उलझा देते थे जहाँ उन्हें कुछ ना कुछ न्याय देना है, कुछ ना कुछ फैसला करना है। एंड ही अचीव्ड ऑल दोज 32 स्टोरीज। सब सीढ़ियों पर वो चढ़े वन बाय वन, सब प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया, तब उन्हें वो सिंहासन जो है उन देवियों ने गिफ्ट किया एंड फ्रॉम देयर उन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। तो ये थे राजा भोज। अब चलते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज ट्री-पार्टिट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ये तो बेटा आप गांठ बांध कर याद कर लो, क्योंकि हर जीके के क्वेश्चन पेपर में, हर एंट्रेंस पेपर में आपको ट्री-पार्टिट स्ट्रगल जरूर पूछा जाता है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो कन्नौज रीजन के लिए थी। कन्नौज जो था ना बहुत फर्टाइल रीजन था और हर राजा जो है इसको जीतना चाहता था, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा, ये 3 डायनेस्टी थी। पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, तीनों जो है राजपूत क्लैंस हैं और तीनों की आपस में लड़ाई हुई है टू रूल ओवर, टू विन द कन्नौज। They struggled for control over Kannauj, an ancient city. This struggle is popularly known as ट्री-पार्टिट स्ट्रगल, क्योंकि 3 हो गई ना डायनेस्टी, तो तीनों आपस में लड़ रही हैं, इसलिए ट्री-पार्टिट स्ट्रगल। दिस डायनेस्टी हैड सेट देयर आइज ऑन कन्नौज। अब कन्नौज पे हमेशा इनकी आंख रहती थी, क्योंकि भाई ये गंगा वैली के किनारे था, पानी भी मिल रहा है, ज़मीन भी उपजाऊ है, बहुत सारे मिनरल्स की भी अवेलेबिलिटी है, और जो गंगा रिवर हैं वो लिंक प्रोवाइड कर रही हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए, और अदर किंगडम से उनका लिंक बढ़ रहा है। यानी ये एक ऐसी जगह थी जो अगर कोई राजा भी विन करता ना तो उसके लिए फ़ायदेमंद थी। मीन्स कन्नौज वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर एवरी रूलर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, टू इंक्रीज देयर इनकम। सो दीज 3 डायनेस्टी वीकेंड देमसेल्फ इन बिड ऑफ गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये इनकी गलती रही कि तीनों, कभी पालास जीत रहे हैं, कभी प्रतिहारा, कभी राष्ट्रकूटा, फिर से लड़ाई हो गई, कभी ये कभी वो, कोई सेटल नहीं कर पाया कन्नौज को अपने अंडर, और इसीलिए इन तीनों की पावर विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक होती गई। तो ये आपको टेबल में दिया हुआ है, पाला का एरिया दिया हुआ है आपको, जिनके रूलर थे गोपाला, धर्मपाला, ये दिया है। प्रतिहारास अगर आप देखोगे राजस्थान, गुजरात के, भोजा इनमें फेमस रहे। देन राष्ट्रकूटा नॉर्थ वेस्ट दक्कन के, जिसमें आपके अमोघ वर्षावन जो है वो फेमस रहे, और इन्होंने क्या क्या मॉन्यूमेंट बनाए ये भी आपको दिया हुआ है। अब बात हम करते हैं लैंग्वेज और लिटरेचर की। वाइल डिफरेंट हिंदू डायनेस्टी स्ट्रगल्ड फॉर ऑक्यूपाइंग मोर टेरिटरी, ट्रेड grew, which resulted in more and more intense people to people contact। क्योंकि काम ही यही था, टेरिटरी एक्सपेंड करनी है, टेरिटरी ज़्यादा एक्सपेंड होगी, इस राज्य को जीत लिया, इस राज्य को जीत लिया, बड़ा राज्य हो गया, अब मेरा ट्रेड फ्लोरिश होगा, अब मेरा एग्रीकल्चर फ्लोरिश होगा। इससे क्या होता था, हम अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में भी आते थे, डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हैं, इज़न्ट इट। आज मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैंने दूसरा एरिया जीत लिया, वो मेरे अंडर आ गया, तो अब वो जो भाषा बोल रहे हैं उसको मैं सीखूंगी, मेरी भाषा वो सीखेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। इवन सम लैंग्वेज स्टार्टेड टू इमर्ज ऑन द होराइजन। द इम्पॉर्टेंट वन वर द गुजराती, बंगाली, मराठी, ऑल दिस while Sanskrit remained the main language at that time, and that too for the Brahman.
एंड अदर हाई कास्ट पीपल। संस्कृत तो जैसे कहते हैं ना, बस ब्राह्मण ही बोल पाते थे शुद्ध संस्कृत, उन्हीं के हाथ में थी। बाकी इस तरीके की भाषाएं जो हैं ये डेवलप होने लग गई, गुजराती, बंगाली एंड मराठी। अर्ली मेडिवल पीरियड वॉज वेरी वेरी प्रोडक्टिव फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट। अगर हम देखें ना तो इस टाइम पे लिखना शुरू हो गया था। अ नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स वर पेन्ड डाउन एट दैट टाइम। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने लिखी। देन आपका विक्रमादेवा चरिता, दैट इज बिल्हाना ने लिखी। देन आपका राज तरंगनी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्हाना। गीत गोविंदा ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन राधा एंड कृष्णा, it was written by Jaydev. They were the important literary work of this time period. Even that किताबुल हिंद, ये जो बुक है बेटा अल-बरूनी ने लिखी थी और ये एक ट्रेवलॉज है। सो दीज वर्क्स आर पॉपुलर इवन टुडे ऑल्सो। आज भी आप इन्हें पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको उस समय की मिलती है। अब इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं बुक्स की। सो बुक्स वर कलरफुल, इम्प्रेसिव इलस्ट्रेशन कॉल्ड द मिनिएचर पेंटिंग। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिएचर पेंटिंग बेटा, तो मिनिएचर पेंटिंग होती है जो बहुत स्मॉल में बहुत कुछ डिपिक्ट कर देती हैं। आप अगर नेशनल म्यूजियम विजिट करो दिल्ली में तो यू विल फाइंड वन कोर्ट, पूरा का पूरा आपको एक रूम मिलेगा वेयर द मिनिएचर पेंटिंग हैज़ बीन displayed. So miniature means छोटी छोटी पेंटिंग्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हों। They were introduced in a simple pattern initially, but with the time became very artistic, impressive, detailed and colorful. So book जो थी इस समय की कलरफुल होती गई, बीच बीच में मिनिएचर पेंटिंग के पेज उसमें ऐड किए गए। And these paintings were so fine that their copies sold independently of the book as they depicted different aspect of contemporary life. कई बार तो ऐसा हुआ कि बुक छोड़ दो, ये पेंटिंग दे दो हमें, क्योंकि वो पेंटिंग ही अपने आप में बहुत सारी कहानी को रिवील करती थी। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात हम करते हैं तो बहुत सारी बिल्डिंग, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, स्पेशली टेम्पल्स, दे वर बिल्ट इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। अगर आप देखो जगन्नाथा टेम्पल पुरी का कितना फेमस है, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर, सन टेम्पल कोणार्क, दिलवारा टेम्पल जो है आपका माउंट आबू राजस्थान में। They are the famous building or monuments or temple of that time which reveal the fantastic artwork. Now invasion from the northwest, इसको डिस्कस करना अब जरूरी है भाई। बहुत डेवलपमेंट कर ली, अब बारी आ रही है अटैकर्स की, इन्वेडर्स की। और नॉर्थ वेस्ट जब मैं बात कर रही हूँ बेटा तो इंडिया का मैप हमेशा रिकॉल करो। नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपका जो पाकिस्तान है ना प्रेजेंट डे, और उसके ऊपर अफगानिस्तान, वहाँ से जो अटैक होने शुरू हुए। There are high mountain ranges to the north and northwest of India. Scaling them is very tough, but there are passes through the valleys. भाई पहाड़ों में भी पासेस, दर्रा बनाए हुए थे, और उन्हीं पासेस से जो है मौका मिला पहले ट्रेडर्स को यहाँ पर आने का। वो ट्रेड करते रहे, इंडिया के बारे में वर्ल्ड को बताते रहे, एंड धीरे 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 फिर इन्वेडर्स आने लग गए एंड दे अटैक इंडिया। दिस इन्वेजन चेंज द course of Indian history during this period. The earliest invasion was by Muhammad bin Qasim. 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था। He attacked and occupied the Sindh. Sindh means present day जो आपका पाकिस्तान है ना, उसको इसने अटैक कर लिया था। And upon victory in Sindh, he took all enemy soldiers prisoners and slaughtered them. बड़ा ही क्रूअल था, क्रूअल जिसे कहते हैं ना, जितने भी पकड़े गए थे सिपाही उन्हें मार दिया उसने। मोहम्मद बिन कासिम वांटेड टू अटैक फर्दर बट हिज एडवांस वाज सक्सेसफुली चेक्ड बाय नागाभट्टा, गुज्जर प्रतिहारा किंग थे वो नॉर्थ में, एंड बाय विक्रमादित्य II ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। उसको रोक दिया गया। इन राजाओं ने बड़ी हिम्मत दिखाई और उसको वापस भेज दिया। विद दिस द अर्लीस्ट मुस्लिम प्रेजेंस स्टार्टेड इन इंडिया। अब ये समझ में आ गया था कि भाई ये रास्ता जो है इन्वेडर्स के लिए खुल गया है, और इसके बाद बहुत सारे इन्वेजन इस रास्ते से हुए। अब बात हम करते हैं गजनवीज़ की। महमूद ऑफ गजनी, ये नाम आपने सुना होगा।
ही वॉज द एम्बिशियस रूलर ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान में वहाँ का रूलर था। टू स्टैब्लिश हिज रूल इन हिज किंगडम ही नीडेड रिसोर्सेज। वो चाह रहा था कि मैं अपना किंगडम इतना वेल डेवलप्ड करूँ ना, इतना अच्छा बनाऊँ कि किसी और का ना हो। अब उसके लिए उसे रिसोर्स चाहिए। तो रिसोर्स कहाँ से आएगा? तो उसे ये लगा कि इंडिया जो है लैंड ऑफ वेल्थ है, बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारे टेम्पल हैं, टेम्पल्स में तो अनलिमिटेड गोल्ड जो है चढ़ाया जाता है। तो उसने डिसाइड किया दैट ही विल लूटेड आउट एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन टेम्पल्स। यू कुडंट बिलीव बेटा, इन द स्पैन ऑफ 26 ईयर, यानी कि 1000 से उसने स्टार्ट किया, 1026 तक वो 26 बार भारत आया था ना? नहीं, 26 साल में 17 बार भारत आया था। इसको अच्छे से याद रखो। 17 times he attacked or invaded India in the 26 years। और उसका एम क्या था इस 26 ईयर में? His main aim to raid, to plunder all the wealth of India। He targeted the prosperous city and temples specifically। उन्हीं को टारगेट करता था जहां से उसे वेल्थ बहुत ज़्यादा मिले। He plundered the temple in Mathura, Kannauj and Somnath among other। Ironically, he used this looted wealth to build a fine city, mosque, library and museum in Ghazni। मतलब सारा हमारा पैसा लूट के गया, इतने लोगों को मार के गया गजनी को डेवलप करने के लिए। And then later on he died in 1030 AD। फिरदौसी wrote the शाहनामा। फिरदौसी ने लिखी थी बुक शाहनामा, and in the praise of महमूद of गजनी he had written this book। उसने तारीफ की उनकी कि भाई बहुत अच्छे थे, इतना बड़ा गजनी को डेवलप किया, इंडिया गए, हराया राजाओं को, ये और वो। तो फिरदौसी ने शाहनामा उनके ऊपर लिखी थी। देन आपका महमूद ऑल्सो सेंट अल बरूनी, अ वेल नोन अरब स्कॉलर, टू इंडिया हु रोड द किताबुल हिंद। गजनी ने ही भेजा था अल बरूनी को और बोला कि भाई आप इसको समझो, इस देश को। और उन्होंने यहाँ सब बहुत कुछ सीखा और किताबुल हिंद नाम की एक बुक लिखी। उसमें उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में पूरी डिटेल दी। ही हैज़ ऑल्सो रिटन अबाउट द हिंदुइज़्म एज इट वॉज प्रिवेलेंट देन इन द 11th century। उसने बताया कि एक धर्म है जो वहाँ पे प्रिवेल करता है इंडिया में, जिसे हिंदुइज़्म कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गौरीज की। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद ऑफ गजनी, कब डेथ हुई थी उनकी? 1030 AD में। हिज एम्पायर इन अफगानिस्तान बिकेम वेरी वीक। अब उनका एम्पायर भी वीक हो गया। एंड मैनी वेजल डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। जो उनके अंदर जो गवर्नर थे या उनके अंदर जो ताल्लुकदार थे, जिन्हें वेजल्स कहा जाता था, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। सो मिर्ज़ाउद्दीन मोहम्मद, पॉपुलरली कॉल्ड द मोहम्मद गौरी, he was born in 1149 AD। when he grew young he decided to establish his kingdom। अब उसने सोचा कि भाई मैं अपना बड़ा राज्य बनाऊंगा, तो उसने क्या किया? गजनवी को हरा दिया। विद विच द पंजाब केम अंडर हिज कंट्रोल। और रास्ता कहाँ के लिए खुल गया? इंडिया के लिए। ही हैड हर्ड ऑफ द प्रॉस्पेरस लाइफ ऑफ इंडिया। भाई इंडिया में बहुत कुछ है, सोना ही सोना है, इंडिया बहुत प्रॉस्पेरस है। गजनी जो है लूट के गया इतनी बार, अब मेरी बारी। So Muhammad Ghori started to expand his territory। Whenever he conquered a territory, he gave it under the charge of a general governor। क्या करता था? एक एरिया पे गया, अटैक किया, जीता, वहाँ उसने अपना एफिशिएंट एबल गवर्नर जनरल बैठा दिया ताकि कोई दूसरा दोबारा उस पर अटैक ना कर पाए। While he was expanding his empire, he faced threat to his empire back home in Afghanistan, so he had to often rush back to fight battles। कई बार लड़ाइयों में वो हारा भी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान ने ही हराया था और वापस उसे अफगानिस्तान जाना पड़ गया था। बट फिर वो नेक्स्ट ईयर दोबारा आया, उसने अपनी पावर को कंसोलिडेट कराया और सेम तराई रीजन में ही आया और वहाँ उसे अदर रूलर्स की हेल्प मिल गई और इस वजह से पृथ्वीराज चौहान वहाँ हारे। सो द राजपूत्स वर हैबिचुअल ऑफ फाइटिंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, बट मोहम्मद गौरी अटैक्ड वेल बिफोर सनराइज, टेकिंग द राजपूत बाय सरप्राइज। अब क्या था कि यहाँ एक नियम थे युद्ध के। जो राजपूत होते थे वो ये कहते थे कि लड़ाई के भी कुछ नियम है। नियम क्या है कि भाई आप जब लड़ाई लड़ रहे हो सूर्योदय के बाद लड़ोगे
और सनसेट तक लड़ोगे, बस। सूर्य अस्त हो गया उसके बाद लड़ाई नहीं। उसके बाद जो सैनिक घायल हुए हैं उनको देखना है, उनको समझना है, जो मरे हैं उनका देखना है, अपनी देखभाल करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सनराइज टू सनसेट। लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या किया, ये नियम तोड़ दिया और राजपूत इससे अवेयर नहीं थे। वो क्या करता था, कभी भी अंधेरे मुंह रात में बिफोर सनराइज कभी भी अटैक कर देता अचानक। अब जब आप रूल ही तोड़ दोगे तो ये तो गलत है, और इसी वजह से कुछ राजपूत रूलर्स जो हैं वो हारे भी। By the time the Rajputs could form formation, they had suffered much damage which led to the defeat of Rajput king। और यही कारण था, अब अचानक कोई हमला कर रहा है, रूल बन गया, रेगुलेशन बन गया, आप भी मान रहे हो मैं भी मान रही हूँ, और फिर अचानक आप रूल रेगुलेशन तोड़ के रात में हमला कर दे रहे हो। So it is also said that Prithviraj Chauhan sought help from the Jaichand, the ruler of Kannauj, who refused. Ironically, 2 years later in 1194, he was also defeated in the battle of Chandawar। उन्होंने जयचंद से कहा भी पृथ्वीराज चौहान ने कि आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारी सेना कम पड़ रही है। उन्होंने नहीं की, अरे आप लड़ो, मैं क्यों लड़ूं। और हुआ है क्या, 1194 में मोहम्मद गौरी ने उन्हें भी हरा दिया, मार दिया। So Muhammad Ghori also defeated several small Rajput rulers who never united। और बाद में कोई इतना एफिशिएंट रूलर मिला नहीं, छोटे छोटे राजपूत किंगडम से, और मोहम्मद गौरी ईजिली जो है उन्हें इन्वेड करता गया। Had they united, it would have been impossible। अगर ये नहीं होता ना, सब पृथ्वीराज चौहान के साथ खड़े होते या यूनाइट होकर उन्होंने एक किंगडम बनाया होता कि भाई दुश्मन के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में नहीं लड़ेंगे, तो शायद मोहम्मद गौरी इंडिया को कॉन्क्वेर नहीं कर पाता, वो अपना कदम कभी नहीं रख पाता इंडिया में। ये हमारा सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है कि उस समय हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। पावर को एक्सपेंड करने के लिए हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसका फ़ायदा इन्वेडर्स ने उठाया। Muhammad Ghori returned heading over the charge of Delhi and Ajmer to his governor named कुतुबुद्दीन ऐबक। वो वापस चला गया बेटा अपने देश, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गवर्नर था उसको उन्होंने चार्ज दे दिया दिल्ली और अजमेर का कि अब आप संभालो। One day in his return journey when Muhammad Ghori was offering prayer in 1206 AD, he was assassinated। वो कहते हैं ना, प्रेयर कर रहा था, झुककर ऐसे नमाज पढ़ रहा था, और किसी ने उसे मार दिया। With his death, Qutbuddin Aibak became the ruler of Delhi and Ajmer। This was how the Turk rule was established in India। अब बेटा डिस्कस करते हैं रीजन फॉर द डिफीट ऑफ राजपूत एंड सक्सेस ऑफ द तुर्क। आखिर हम इतनी आसानी से हारते क्यों गए, क्या कारण था, राजपूत क्यों हारे जल्दी से। Number 1, the Rajputs showed loyalty for their respective kingdom and did not think in terms of the whole country। ये गलत था, वो सिर्फ अपने किंगडम की सोच रहे थे, पूरे देश की नहीं सोच रहे थे। ठीक है, ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में राज्य है, लेकिन इस समय एनिमी बाहर से आया है तो मिलना चाहिए था, बट नहीं, दे hadn't think about the whole country। ये रीज़न था। देन ऑफ द 4 वर्णास क्लासेस अमंग द हिंदूज, जो ये 4 वर्ण बनाए थे ना, ओनली द क्षत्रियज वर कंसिडर्ड बैटल वर्दी। बाकी सब क्लासेस पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। नहीं, क्षत्रिय ही वैरियर हैं, ना वैश्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना शूद्र, ना ब्राह्मण, तो एक कम्युनिटी कितना कर लेगी, ये भी एक रीज़न था। द चीफ मोटिव ऑफ मुस्लिम वॉज टू स्प्रेड देयर रिलीजन। उनका मोटिव यही था कि हम अपने धर्म को फैलाएं। एंड दे फाउट विद द मोटिव ऑफ जिहाद। देयर वॉज नो मच मोटिवेशन फॉर द राजपूत। और राजपूत के पास कोई मोटिव ही नहीं था। वो किस लिए लड़ा था कि सामने वाले ने अटैक किया है, अपने आप को बचाना है। लेकिन उनके पास एक स्ट्रांग मोटिव था कि हमें यहाँ जीतना ही जीतना है और अपने धर्म को फैलाना ही फैलाना है। तो जब आपके पास टारगेट नहीं होता ना बेटा, तब भी लाइफ में आप सक्सेस नहीं होते। देन द राजपूत किंग्स ऑफन रिलेट ऑन देयर वेजल्स फॉर रेवेन्यू एंड आर्मी। व्हेनेवर देयर वेजल फेल्ड वीकेंड द रूलर। अब ये क्या है, इन्होंने गवर्नर बैठा दिए, जो भी ताल्लुकदार या जो भी वेजल बना दिए ना हर एरिया में कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट करना, आप आर्मी मेंटेन करके आना, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। उन्हें सुपरवाइज करना चाहिए था टाइम टू टाइम, कि कभी वो पूरा पैसा लेके तो नहीं बैठ गए हैं, कभी वो पूरी आर्मी को अपने कंट्रोल में तो नहीं कर रहे हैं। और यही हुआ, कई बार जो वेजल्स हैं जो राजपूत के अंडर थे, उन्होंने आर्मी सप्लाई की नहीं, रूलर्स को वीक कर दिया। देन इन्वेडर्स ऑफन यूज बेटर वेपनरी। अगर हम देखें, जो इन्वेडर्स आए उनके पास जो इक्विपमेंट्स थे, वॉर इक्विपमेंट्स, वेपन्स, वो हमारी जो आर्मी थी उस समय की उनसे बेटर थी।
उनकी स्ट्रेटजी भी बेटर थी. फॉर एग्जाम्पल गौरी न्यू डैट द राजपूत्स वर हैबिचुअल ऑफ फाइटिंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. उसे पता था कि भैया इनको यही पता है सनराइज टू सनसेट लड़ना है, अंधेरे में लड़ने की आदत ही नहीं है. उसने अटैक कर दिया. तो स्ट्रेटजी और वेपन्स वो उनके स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से भी कई बार हुआ. राजपूत्स जो थे दे ऑफन फाउट इन ओल्ड बैटल फॉर्मेशन while the invader adopted the new strategy. While the Rajputs were using slow moving elephant, अब ये क्या यूज कर रहे हैं, ये फास्ट मूविंग हॉर्सेस को यूज कर रहे हैं. तो यहीं से समझ में आ जाता है कि डिफीट किसकी होगी. नाउ द राजपूत्स नेवर फाउट ऑन द बॉर्डर्स. ये एक गलत बात था. बॉर्डर पे जाते ना वहां पे लड़ते. दे अलाउड टर्क टू एंटर देयर टेरिटरी. वो अपनी टेरिटरी में रहते थे, अपने महल में रहते थे, अपने महल के आसपास से लड़ाई करते थे, जबकि उन्हें बाहर निकलना चाहिए था. बॉर्डर पे जाके लड़ो ताकि एकदम से दुश्मन जो है अंदर ना आ पाए. तो होता क्या था, वो अपनी टेरिटरी में लड़ते थे, तो बैटल वॉज वेस्ड ऑन द टेरिटरी. भैया टेरिटरी में ही लड़ी जा रही है, तो अगर विन कर गए तो एकदम से पूरी टेरिटरी उनकी. When the Muslims won, they massacred people on a large scale. ये एक उनका पैटर्न था. अगर वो जीत जाते थे तो उस एरिया के सभी लोगों को मार देते थे. लार्ज स्केल पे मैसेक्रेड होता था. तो these were the reason for the defeat of Rajput kings. Let's discuss the important facts which we have discussed in this chapter. Number 1, the important ruling dynasty that emerged in north during early medieval period, that were the Rajput, Pratihar, Palas and Rashtrakuta. Then we have discussed important Rajput clans during this period were Tomars, Chamana, Solankis, Parmars, then आपका Ghadwalas and Chandelas. After that the earliest Muslim invasion done by Muhammad bin Qasim in 712 AD. Then the defeat of Prithviraj Chauhan at the hand of Muhammad Ghori in 1192. That laid the foundation of Muslim rule in India. कन्नौज पे सबकी आंख थी. ट्रीपार्टिट स्ट्रगल था. राजपूता, प्रतिहारा और पाला हमेशा लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से वो वीक भी हो गए. देन अर्ली मेडिवल पीरियड सॉ द ग्रोथ इन डिफरेंट लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इनकी भी ग्रोथ हुई. फिर हमने डिस्कस किया था महमूद गजनी, 17 बार उसने इन्वेड किया इंडिया को और प्लंडर किया हमारी वेल्थ. आफ्टर दैट मोहम्मद गौरी, ही वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर इनटू द इंडिया. और राजपूतों की हार का मेन कारण ये था डिसयूनिटी अमंग देमसेल्फ. वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो रहे थे. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. नाउ इट्स योर टर्न. डू द एक्सरसाइज केयरफुली.